Okay, come on, page number 2. Point 3. जी, कल हमने ये पढ़ा था कि जिस बंदे के पास नेशनल टैक्स नंबर है, अगर वो किसी को लोन देना चाहे या गिफ्ट देना चाहे तो वो देगा क्रॉस चेक से या बैंकिंग चैनल से, दोनों की इजाजत है। और जिस बेचारे के पास एनटीएन नहीं है, वो किसी को लोन देना चाहे या किसी को गिफ्ट देना चाहे तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्रॉस चेक से देगा। ओके, पढ़ें। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एज गिफ्ट बाय अ टीचर स्लैश स्टूडेंट, नहीं, बाय अ राइस कैंटीन ओनर इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, जी, फ्रॉम अनदर पर्सन। जोहर को भेज देता हूं मैं। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक। कैसे मिला भाई? अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के अलावा मिला। Otherwise then by a cross check drawn on a bank, या otherwise then by a banking channel from a person holding NTN। सजा पढ़ें क्या होगी? Shall be treated as income from other source for the year in which it was। जिस साल मिला उस साल किस साइड में डाल दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो दो बुलेट लिखे हुए हैं, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के अलावा मिला, और एक और लाइन लिखी हुई है अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल। ये जो लिखा हुआ है अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल, इसके साथ आगे लिखा हुआ है होल्डिंग एनटीएन। तो क्रॉस चेक के बाद क्यों नहीं लिखा हुआ होल्डिंग एनटीएन? क्योंकि आपको पता है क्रॉस चेक में लोन एनटीएन वाला भी दे सकते हैं और एनटीएन के बगैर वाला। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी भाई, आगे आओ, आगे आओ, टाइम पे आया करें। उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, और जी, एक बंदा और आगे आए। आप आगे आ जाओ, आप ही आ जाओ, आ जाओ जी, आप भाई उधर हो जाओ ना, ग्रीन शर्ट उधर हो जाओ। ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एज गिफ्ट बाय अ कैंटीन ओनर फ्रॉम टीचर स्लैश स्टूडेंट, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के अलावा दे दें, या अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल। शेल बी ट्रीटेड, शेल बी से पहले लिखा सजा, शेल बी ट्रीटेड एज अदर सोर्स इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। जिस साल ये पैसे मिले किस हेड में डाल दिए जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, अब हम पढ़ते हैं जी डिपॉजिट। एक दो दफा पढ़ लें इसको जरा। एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी पैसे मिले उधार के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे, किसको मिले? कैंटीन ओनर को। किससे मिले? टीचर या स्टूडेंट से। कैसे मिले? क्रॉस चेक के अलावा या बैंकिंग चैनल के अलावा। इसको समझ लिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जिस साल मिली। ओके, नेक्स्ट, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। अगले सफे पे आए, एग्जाम्पल 3। अ न्यूली लॉन्च्ड कंपनी, एक कंपनी नई लॉन्च हुई है, हैज इशूड शेयर्स, उसने शेयर इशू किए हैं। जी, नई कंपनी अगर शेयर इशू करे और ये एंट्री करे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो इस पे लॉ मेकर को एतराज है। क्यों? पता ही नहीं चलेगा।
400 लोग हैं, घर से पैसे लाए, कौन कितने पैसे लाया। लेकिन अगर ये करे तो इस पे लॉ मेकर को एतराज नहीं है। तो बताएं, नई कंपनी जब शेयर इशू करे तो कैश में पैसे मंगवाए या बैंक में पैसे मंगवाए? पढ़ें। A newly launched company have issued shares. The shareholders have made full payment in cash. The shareholders have made full payment in cash. जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। कुछ शेयर होल्डर एनटीएन वाले होंगे, कुछ एनटीएन के बगैर वाले होंगे, लेकिन सबने ही किस में पेमेंट कर दी? कैश में। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी, लेकिन किस सूरत में? अगर पैसे किस फॉर्म में आए? कैश के फॉर्म में। इधर तो पैसे कैश की फॉर्म में आ रहे हैं, तो सजा मिल गई। ये कंपनी की कौन सी इनकम बन जाएगी? देखने में कंपनी कह रही होगी मुझे कैपिटल आया है। आपने कभी कैपिटल शो किया प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल के नीचे? नेवर। लेकिन आप कैपिटल को टैक्स वाले कहेंगे ये आपकी इनकम है, और इस पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसी प्रोविजन इसलिए बनती हैं कि लोगों को डिस्करेज किया जाए घर से पैसे कैश में ना लाएं। घर से पैसे किस फॉर्म में लाएं? चेक के फॉर्म में लाएं। आप पढ़ें जी पॉइंट 3 दोबारा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। रिसीव करने वाला कौन है? बाया पर्सन। बाया पर्सन से मुराद यहां मिसाल में कंपनी बनेगा, बाया कंपनी इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन। फ्रॉम एन अदर पर्सन से मुराद यहां होगा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स समझने के लिए लिखना है तो अभिषेक आप लिख सकते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स बाया पर्सन। बाया पर्सन से मुराद इधर कौन है? कंपनी। फ्रॉम शेयर होल्डर्स अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक। जाके देख लें कैश में मिली हुई है, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक में मिली है या अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक? क्रॉस चेक के अलावा में मिली है। शेल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। जिस साल मिली उस साल के साइड में डाल दी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, आखिरी चीज क्या बची है? एडवांस। जी भाई सेकंड लास्ट रो में एक साहब आए, एक इधर आए थर्ड रो में, टाइम पे आया करें। एडवांस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। For sale of goods, for rendering of services, for execution of contract। ये 3 किस्म का एडवांस हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोथ चीजें भी बिक रही हैं और सर्विसेज भी रेंडर हो रही हैं। अच्छा भाई, राइज वालों ने एडवांस पकड़ाया एसी खरीदने वाले को। इसे मैं कहाँ क्लासिफाई करूं? राइज वालों ने एडवांस पकड़ा दिया, यार ये ₹1,00,000 पकड़ो, 4-5 एसी जल्दी से रेडी करो, हम फिर आ जाएंगे 2 दिन में लेने के लिए। तो ये कहाँ डालूं? गुड्स एसी। ओके, खड़े हो भाई ने कहा राइज मेरा। प्रिंसिपल साहब आप जरा चलें, बैठ जाओ बस। प्रिंसिपल साहब आप जरा चलें, राइज मेरा है। तो प्रिंसिपल साहब ने लॉयर को हायर कर लिया। लॉयर से कहा भाई एक भाई हैं, वो कह रहे हैं राइज मेरा है, तो कोर्ट में हम केस करें इनके खिलाफ, ये बिला वजह हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब जो लॉयर ने कहा यार कोई 20-30 हज़ार मुझे एडवांस दो, फिर ही मैं केस लड़ूंगा आपका।
तो राइज वालों ने लॉयर को एडवांस पकड़ाया। ये एडवांस किस मद में दिया? सर्विसेज की मद में। लॉ सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी कई सर्विसेज होती हैं। लॉ सर्विसेज, लॉयर को एडवांस पकड़ाया, ये किस मद में है? ओके। ये भाई गए प्रिंसिपल साहब के पास, प्रिंसिपल साहब को कहा यार ये ना मैं कैंटीन ऊपर आपको पक्की बना देता हूँ, कोई ईंटें हैं 300-400 मेरे पास पड़ी हुई, 2-3 हज़ार ईंटें पड़ी हुई हैं, बंदे मैं ले आता हूँ, ये आप ना कैंटीन को आपको पक्की कर देता हूँ और नक्शा भी मैं ही बना देता हूँ, तो आपको चीज़ें भी बेच देता हूँ मैं और नक्शा भी मैं ही बना देता हूँ। तो इसका टेक्निकल नाम क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि आप सेल वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं, लेकिन हमारे लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ खास रखा है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जा रही हों, सेल भी की जा रही है चीज़ों की और सर्विसेज भी दी जा रही हों। इसको कहते हैं टेक्निकल ज़बान में एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी पाई जा रही हैं। तो अब प्रिंसिपल साहब को इसने कहा यार मुझे लाख डेट पकड़ाए, मैं काम शुरू करूँ, इंटे शिंटे सुटवाऊँ, बंदे शंदे मंगवाऊँ, काम शुरू करूँ। तो अब ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। क्या क्या? सेल ऑफ गुड्स भी और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी, दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं। भाई थर्ड लास्ट रो में आए, ये बैग नीचे रखें, इधर हो ग्रीन शर्ट। ओके, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स में सेक्शन 37(3) डज नॉट अप्लाई। ये जो हम सेक्शन पढ़े हैं 37(3) डज नॉट अप्लाई, ये नहीं लगता। यानी बहुत बहुत खुशी की बात है, इसको कहते हैं खुशी। जिनको लॉ समझ आ गया उनको समझ आ गया कि ये बहुत खुशी की बात है। कैसे खुशी की बात है? दीज एडवांसेस कैन बी पेड इन कैश। कैश दिया कोई हरज नहीं, रिलैक्सेशन है, इसको रिलैक्सेशन कहेंगे। 37(3) नहीं। अगर कोई बंदा कहे यार तुम्हारे पे फलां रूल नहीं लग रहा, तो अगला खुश हो जाता है ना। वैसे ही यार ये रूल है, ये 10 रूल हैं, एक रूल तुम्हारे पे नहीं लग रहा, अब बंदा खुश हो जाएगा यार शुक्र है मेरे पे रूल नहीं लग रहा। तो अब ये भी यही मैं लिख रहा हूँ ना, 37(3) डज नॉट अप्लाई। तो ये खुशी की बात है या गम की बात है? खुशी की बात है। 37(3) तो खतरनाक था, ओए क्रॉस चेक में पे करो, ऑनलाइन ये करो ये करो, तो एकदम किसी ने आगे का 37(3) नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो बताओ खुशी की बात है गम की बात है? खुशी की बात है। और इधर सेक्शन 37(3) अप्लाई, अब ये किसकी बात है? गम की बात है। अब क्या क्या इसका मतलब क्या होगा? अगर जिससे हम घर बनवा रहे हैं उसका एनटीएन है, अगर सॉरी हमारा एनटीएन है, तो हमने उसे पेमेंट किस में करनी है? या क्रॉस चेक में या किसी बैंकिंग चैनल में। और अगर नहीं है तो फिर किस में करनी है? क्रॉस चेक में। यहाँ रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पेमेंट किस में कर सकते हैं? यहाँ पेमेंट कैश में नहीं हो सकती। 39 है, सेक्शन 39। किस एडवांस में ध्यान रखना पड़ेगा?
जहां सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कंबाइंड हो, उस एडवांस में ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी एडवांसेस में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आप जल्दी करें। भाई तो टाइम क्यों देख रहे हैं बार बार, जल्दी है। जी नहीं, खैर है, पूरा लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर सिनेरियो पे सवाल आ गया खाली वो बात भी लिखी जा सकती है। ओके टेस्ट में कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स तीनों आएंगे सैटरडे को, मंडे को। ओके अदर सोर्स तो साथ साथ याद करें ना, आप कल भी याद किया था, आज याद कर लेंगे। तो कल जो है प्रॉपर्टी कर लेंगे, परसों इतवार को आराम से कैपिटल गेन के साथ। तो अभी से थोड़ा लोड लेना शुरू करें अपने पे, पिछला सारा डिवाइस करना शुरू करें, वरना फिर आखिर में मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को संभालना। ओके और मंडे को टेस्ट के अलावा आपसे क्लास में लिखवाया भी जाएगा, आखिरी 10 मिनट क्लास के मैं आपसे लिखवाऊंगा, फिर एक एक के पास आके मैं चेक करूंगा ताकि क्लास में ही क्लास हो जाए। ओके पॉइंट 3, आप पॉइंट 3 को बेहतर कर लें। अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, ये सिर्फ कौन से वाले एडवांस है, एडवांस के आगे लिखें फॉर नहीं, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। एंड वाला या और वाला, एंड जहां दोनों चीजें इकट्ठी पाई जा रही हो। फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जिसमें दोनों चीजें इकट्ठी पाई जा रही हो। अच्छा अब ये कहां लिखा हुआ है कि इन दोनों पे नहीं लगता, ये अगले सफे पे आए, 37 का 4, 39 का 4, अगले सफे पे आए। ये कहां लिखा हुआ है कि ये अप्लाई नहीं होता। सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, इधर देखें, 3 शैल नॉट अप्लाई, 3 शैल नॉट अप्लाई टू एन एडवांस, इधर देखें, टू एन एडवांस फॉर और या सिर्फ सेल हो या सिर्फ सर्विसेज हो तो ये अप्लाई। फिर कौन से एडवांसेस पे अप्लाई होता है, जहां दोनों हो। ठीक है, अब ये मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, इधर ऊपर देखते रहें। 3 शैल नॉट अप्लाई टू एन एडवांस फॉर सेल और सर्विसेज। इट मींस 3 शैल अप्लाई वेयर देयर इज सेल एंड सर्विसेज। ओके बहरहाल भाई इसमें सिर्फ एक चीज तो नहीं है, सेक्शन में 4 चीजें थी, लोन भी था, गिफ्ट भी था, एडवांस भी था, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स भी था। ओके तो इन चारों चीजों को इकट्ठा करके एक मिसाल ज़बानी आपको मैं कराने लगा हूं। प्रिंसिपल साहब जो है वो गए फर्नीचर की शॉप पे फर्नीचर खरीदने के लिए। अब प्रिंसिपल साहब फर्नीचर की शॉप पे फर्नीचर खरीदने के लिए गए
तो फर्नीचर की शॉप वाले ने कहा प्रिंसिपल साहब आप ऐसा करें मोहतरम कि आपका ऑर्डर मैंने ले लिया है, इंशाल्लाह 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा, आप ₹1,00,000 ना मुझे एडवांस दे दें। तो प्रिंसिपल साहब ने जेब से ₹1,00,000 के नोट निकाले और उसे एडवांस पकड़ा दिया और एडवांस पकड़ा के गाड़ी में जाके बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर ली। आप बताएं वायलेशन करके आ गए हैं? यस भाई कह रहे हैं यस। क्यों नहीं वायलेशन की? These advances can be paid in कैश। फर्नीचर तो सिर्फ गुड्स है ना, तो these advances can be paid in कैश। वायलेशन करके आए या नहीं? ये ₹1,00,000 प्रिंसिपल साहब की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा? सॉरी सर, प्रिंसिपल साहब की नहीं, मादरत, वो उसके फर्नीचर वाले की अदर सोर्स में ऐड होगा ₹1,00,000? नहीं ऐड होगा। ओके सेकंड। ओ प्रिंसिपल साहब रुकिएगा जरा आप जी, क्या हुआ भाई? वो ना एक बात करनी थी आपसे, शीशा नीचे करें। प्रिंसिपल साहब ने गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया। हाँ भाई क्या बात करनी थी? कान इधर करें। प्रिंसिपल साहब ने कान इधर कर लिया। वो ना मेरी बेटी की शादी है, तो आपकी बेटियों की तरह थोड़े से पैसे चाहिए थे, अगर आप दे दें तो मुनासिब होगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कोई मसला नहीं यार, ये लो। इस जेब में हाथ डाला और इस जेब में हाथ डाल के प्रिंसिपल साहब ने कहा ये लो ₹50,000 मैं तुम्हें उधार देता हूँ, ये 50,000 उधार मेरी तरफ से रखो, बस रख लो, चुप चुप करके रख लो। जी ये बताएं वायलेशन होगी? लोन दे दिया, वायलेशन होगी। अब ये उसकी किस में ऐड हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब थोड़ी देर बाद इशारे से यूटर्न लेके प्रिंसिपल साहब वापस आए, हॉर्न मारा, इधर आओ। वो डर गया, उसने कहा 50,000 वापस देना पड़ेगा। वो डर गया, भागा भागा। जी अब क्या हुआ? तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा तोहफा दे दूं। इस जेब में हाथ डाला और 20,000 रुपये निकाले और 20,000 रुपये निकाल के उसको कहा ये पकड़ो, चुप चुप करके हाथ बंद करके, ये चुप करके, ये भी रख लो अपनी जेब के अंदर, ये भी मेरी तरफ से। जी अब बताएं वायलेशन होगी, कंप्लाइंस होगी? अगेन वायलेशन होगी। अब बता दें 1,70,000 उसे मिला है, ₹1,00,000 एडवांस मिला है, किस मद में? वो ऐड होगा उसकी अदर सोर्स में? नो। और जो उसे 50,000 रुपया वो ऐड होगा? और जो उसे 20,000 रुपया मिला है वो ऐड होगा? ओके इट्स ओवर। ये आपको मिसाल देनी थी। इस मिसाल को कितने लोग कल इंग्लिश में लिख के नोट्स के ऊपर मुझे दिखा देंगे? जरा हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें, फिर आपकी इंग्लिश पढ़ेंगे। कहानी की फॉर्म में लिखना है। प्रिंसिपल साहब कॉल्ड हिम, ओह गाय कम ऑन आई विल गिव यू गिफ्ट, देन ही केम, एंड इस तरह लिखें। हाथ खड़ा करें, हाथ में पूरी स्टोरी, कंक्लूजन भी देना है एंड पे। ओके अच्छा जी, 4A फिर साथ वाले की कहानी से कंपेयर करना है। 4A $2010, 2011, 2012 एक साहब ने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट के होते हैं, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। इसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में मनी इन्वेस्ट की, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में मनी इन्वेस्ट की, पैसे इन्वेस्ट किए, और इस इन्वेस्टमेंट ने मैच्योर होना था 3 साल बाद। इन्होंने 50 इन्वेस्ट किए और इनको 3 साल के एंड पे 80 मैच्योर हुए। जी कितने पैसे इन्वेस्ट किए पहले साल के पहले दिन? 50। तो तीसरे साल के आखिरी दिन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कितने मिले? 80। इस 80 के अगर 2 हिस्से करें, जो इसमें मैच्योर हुआ 2 हिस्से 40 नहीं होंगे, इसमें
50 तो उसको अपने पैसे मिले और 30 इसको मिला इंटरेस्ट। अब ये जो इसको इंटरेस्ट मिला, इसको 5 और 8 कर देते। ये जो इसको इंटरेस्ट मिला ये कितने मिलियन है? 3 मिलियन रुपीज इन मिलियन एज्यूम। कितने मिलियन है? 3 मिलियन। जरा जाएं जाके चैप्टर 4 में पेज नंबर और देखें 3 मिलियन के इंटरेस्ट पे क्या रेट है। इस तरह की एक चीज वैसे हमने पढ़ी हुई है कभी, इस तरह की चीज पढ़ी हुई है। अभी एक ऑप्शन इसे देंगे हम। अब आपको याद आ रहा होगा इस तरह की चीज कब पढ़ी हुई है। इसे ऑप्शन हम दे देंगे। बेचारा परेशान हो गया, 2012 में 3 मिलियन मिले हैं तो परेशान हो गया है। इस तरह की चीज पढ़ी हुई है हमने। चैप्टर 4 फिलहाल खोलें। पेज नंबर कौन सा है? 4। पेज नंबर 4 में सीरियल नंबर बताएं। 5। सीरियल नंबर 5 लग रहा है। अच्छा 3 मिलियन पे क्या क्या रेट है? 20%, 20%। तो 20% टैक्स इसको देना पड़ रहा है 2012 में। अब ये बड़ा परेशान हो गया। इसने लॉ मेकर को कहा भाई ये 3 मिलियन 2012 का नहीं है। लॉ मेकर ने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, ये 3 मिलियन 2012 का नहीं है, ये तो 2012 में रिलेट किससे कर रहा है? 10 से, 11 से, 12 से। तो अब बता दें ऑप्शन 1 क्या होगी टैक्स देने की और ऑप्शन 2 क्या होगी? ऑप्शन 1 में ऊपर लिख देता हूं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 के इस साल किस पे टैक्स दे दो? 3 मिलियन पे। ऑप्शन 2 बता दें क्या ज्यादा मुनासिब है? 1 मिलियन देखें कि सीरियल में गिर रहा है। 1 मिलियन देखें कि सीरियल में गिर रहा है। 3 में बता दें रेट क्या है? 10%। ठीक है। अब 3 पर 20% लगाएं या 1 पर 10% लगा लें वो ज्यादा बेहतर है? 1 पर 10% लगा लें वो ज्यादा बेहतर है। बताएं इसको, इस ऑथर्स ने ऐसी बात पढ़ी थी, इसको इसी साल 3 मिलियन को डालना पसंद करेगा या 3 मिलियन को स्प्लिट करके डालना पसंद? तो ये ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। इस ऑप्शन की तरफ उसे हम कहेंगे ना जाओ और कौन सी वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करो? ऑप्शन 2। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके, नोट कर लें, फिर इसको पढ़ते हैं। इन्वेस्ट किया था 5 मिलियन, मैच्योर हुआ 8 मिलियन।
ओके नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पे आमतौर पे इंटरेस्ट ही होता है। हाँ, इससे अदर चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है डिडक्शंस। वेयर पॉइंट 4A, वेयर एनी इंटरेस्ट on investment in national saving deposit certificate including defense saving certificate is paid to person in arrear। एरियर साथ साथ मिला, बाद में मिला। एरियर का मतलब यहां ये है, बाद में मिला। एरियर बाद में मिला, साथ साथ नहीं मिला। ओके अब इधर देखे करें। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड इन एरियर, 2012 में मिला। एंड एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से ही स्टार्टेड क्राइंग, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज्ड एट हाई रेट। द पर्सन इज चार्ज्ड एट हाई रेट। ओके, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज्ड एट हाई रेट। देन का मतलब है आप कंपैरिजन करने लगे। देन वाज एप्लीकेबल, जो लगता। इफ द प्रॉफिट वाज पेड, अगर उसको इंटरेस्ट दे दिया जाता, कब? इन द ईयर टू विच इट रिलेट्स। रिलेट्स को अंडरलाइन करके लिखें 10, 11, 12। हाई किससे कंपैरिजन में है? 3 साल से कंपैरिजन में। भैया याद करनी होती है बातें घर जाके। आगे आ जाए। द पर्सन में, अब वो क्या करे? परेशान है, रो रहा है, मेरे पे हाई रेट टैक्स लग गया है। खुदा के लिए ऐसा ना करो, खुदा के लिए हाई रेट ना लगाओ, मुझे कुछ खाने को दे दो। द पर्सन में, द बंदा में, बाय नोटिस इन राइटिंग। नोटिस या एप्लीकेशन? नोटिस और एप्लीकेशन में फर्क होता है। एप्लीकेशन अगर इधर लिखा होता तो फिर खतरनाक बात है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कमिश्नर को कहो कि मेरा ये दिल चाह रहा है, आगे कमिश्नर की मर्जी माने ना माने। यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ नोटिस है। नोटिस का मतलब है बता दो बस कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। पुराना जमाना होता था ना, वालिदैन कहते थे बेटा पूछ के जाना, आजकल कहते हैं बेटा बता के जाना। तो जमाना भी तो ये वो है। तो ये है, अल्लाह ना करे ऐसे किसी घर में ऐसे हालात आए वैसे। अच्छा, द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग। कुछ यहां से भी वर्ष हो गए, मैं बता के भी क्या जाना, अब हम बालिग हो गए, हमारी अपनी जिंदगी। द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग। द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग। नोटिस का मतलब एप्लीकेशन नहीं है। अब कमिश्नर की मर्जी है या सिर्फ हमने इंटीमेट करना है उसे? पूरी हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। ऑप्शन 1 की तरफ जाएं, 2 की तरफ जाएं। द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर इलेक्ट। इलेक्ट का क्या मतलब होता है? चूज कर लेगा। द पर्सन में चूज फॉर द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड, कि मैं इंटरेस्ट पे टैक्स दूंगा, एट द रेट, उसी रेट पे, दैट वाज, जो अभी लगना है या जो लगता? जो लगता, दैट वाज एप्लीकेबल इफ द इंटरेस्ट वाज, अगर दे दिया जाता, इफ द इंटरेस्ट वाज पेड इन द ईयर टू विच इट रिलेट्स, जिस साल से वो रिलेट करे। वो किस साल से रिलेट करे? 10, 11 और 12 से। 2 दफा पढ़े इंग्लिश। सफे पलटने की आवाज नहीं आई, जल्दी बैक पे जाएं। 2 दफा पढ़े इंग्लिश।
ओके, where any interest on investment in saving deposit certificates is paid to person in बाद में, और इसकी वजह से उस बंदे पे ज्यादा रेट लग जाए जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो बनता था। आ जाए, द बंदा में कमिश्नर को बता के चूज कर ले कि मैं इंटरेस्ट पे टैक्स दूंगा उसी रेट पे जो लगना था अगर मुझे पैसे उसी साल दे दिए जाते। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये आपने कमिश्नर को कब तक बताना है। किसी ने कहा जी 30/12 से पहले पहले कमिश्नर को बता दो। अगर 30/12 तक नोटिस दे दिया तो कमिश्नर कहेगा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत तो है ही मेरी तरफ से, तुमने नोटिस टाइम पे दे दिया। लेकिन लॉ मेकर ने कहा नहीं भाई इतनी सख्ती ना करो, 30/12 का उसे टाइम ना दो। एक पाकिस्तान में जनरल रूल है कि किसी भी बंदे ने अपने इस साल का डाटा गवर्नमेंट को जमा कराना होता है 30 सितंबर तक। वैसे ही एक बात कर रहा हूं, 2010 का डाटा गवर्नमेंट को जमा कराना होता है 30/9 को, 2011 का डाटा जमा कराना होता है 30 से उनके बाद 3 महीने 30/9 को। इसी तरह 12 का डाटा गवर्नमेंट को जमा कराना होता है 30/12 के बाद 3 महीने के अंदर अंदर। तो कम से कम इसको उतना टाइम तो दो जितनी देर में लोग रिटर्न बना के लाते हैं। तो ये जो अरसा है 3 महीने का, ये खत्म होगा 30/9/12 को। इस दिन नॉर्मली all individuals in Pakistan file their, जमा कराते हैं, file their tax calculation। टैक्स कैलकुलेशन जमा कराने का मुश्किल सा नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। टैक्स कैलकुलेशन जमा कराने का मुश्किल सा नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। Normally, all individuals in Pakistan file their tax calculation by, बोलें 30 सितंबर 12। आमतौर पे सारे लोग पाकिस्तान में 30 सितंबर 12 तक अपनी टैक्स की कैलकुलेशन जमा कराते हैं। अब सवाल है कि ये चाह रहे कि मैं 3 मिलियन पे 3 सालों में स्प्लिट करके टैक्स दूं, तो ये चाहत कमिश्नर को कब तक बताए? 2016 में जाके बता दे यार मेरा दिल चाह रहा है 12 में ये कर लूं, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसी नॉर्म को बरकरार रखें नॉर्मली। इन दिस केस ही विल गिव नोटिस बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अच्छा, ड्यू डेट क्या है फाइलिंग रिटर्न की आजकल पाकिस्तान में? 30 सितंबर। ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की? 30 सितंबर। तो इस केस में भी वो कब तक गवर्नमेंट को बता दे तो उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करने की इजाजत है 3 महीने के अंदर अंदर। अगर साल गुजरने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसने कमिश्नर को ये ना बताया तो फिर अब वो अगर जाके अक्टूबर में बताए कि जी मैं नोटिस देके मैं ऑप्शन 2 पे जाना चाह रहा हूं, तो फिर आपको इसकी इजाजत नहीं है। तो बताना टाइमो टाइम है, टाइम से लेट बताया तो फिर आपको इजाजत नहीं है। पढ़ लें फिर नोट कर लीजिएगा। 4B एन इलेक्शन। इलेक्शन का क्या मतलब है? चूज किया इसने। एन इलेक्शन एज अबव शैल बी मेड, ऊपर वाली बात चूज कर लो। शैल बी मेड कब तक? ड्यू डेट तक। किस चीज की ड्यू डेट? फॉर फर्निशिंग पर्संस रिटर्न। ड्यू डेट को अंडरलाइन करके लिखें 30/9। हर साल की किस तारीख तक जमा कराना होता है टैक्स? 30/9 तक। दोबारा पढ़ें।
एन इलेक्शन एज अबव, ऊपर वाली इलेक्शन क्या है, स्प्लिट करने वाली है या इकट्ठा टैक्स देने वाली है? एन इलेक्शन एज अबव शेल बी मेड बाय द आखिरी तारीख, आखिरी तारीख किसकी, ड्यू डेट किसकी, फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, किस साल की रिटर्न, इन विच इट वॉज, इट से मुराद इंटरेस्ट, इन विच इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड, इट को काटे दे बल्कि इन विच इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड, द कमिश्नर मे अलाउ एन, हाँ ये भी है 30/9/12 के बाद भी कमिश्नर आपको 2, 4, 6 दिन दे सकता है अगर आपका कोई केस स्पेशल हो। जी आप बता दें आमतौर पे लोगों ने टैक्स कब तक जमा कराना होता है, और लोगों ने टैक्स जमा कराना होता है तो साथ क्या जमा करानी होती है, रिटर्न। अब ये बंदा रिटर्न के साथ एक सफा स्टेपल करेगा, रिटर्न में क्या लिखा होगा, मेरी सैलरी इतनी, बिजनेस इतना, कैपिटल गेन इतनी, अदर सोर्स इतनी, ज़कात इतनी, टैक्सेबल इनकम इतनी, ये रिटर्न होगी। उसके साथ नीचे एक सफा स्टेपल होगा, 30/9/12 को सुबह 9 बजे जाके ये गवर्नमेंट के दफ्तर में FBR में जमा करा देगा। उसमें लिखा होगा नोटिस कि आई हैव, उसमें थोड़ी इंग्लिश इसने लिखी होगी कि FBR के चेयरमैन भाई मैंने इनकम कमाई थी 3 मिलियन की, तो मेरा दिल चाह रहा है कि 3 सालों पे स्प्लिट करके इसको टैक्स कर लूं, तो मैंने सोचा आपको बताता चलूं। ये इंग्लिश लिख के नीचे साइन कर देगा आपने कि मेरी तरफ से साइन हो गए। तो ये नोटिस जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है, जब क्या जमा करानी है आपने, रिटर्न। और रिटर्न कब जमा कराते हैं, 30/9 को। इसी वजह से नोटिस भी कब जमा कराने, 30/9 को या 30/9 तक, मेड बाय या मेड ऑन, एन इलेक्शन एज अबव शेल बी मेड बाय, 30/9 से पहले आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी नोट, नॉर्मली इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान यहां फोकस करेंगे जो इंग्लिश है। फोर ए को पढ़े बार बार 4B को। Normally all individuals in Pakistan file their tax calculation by 30/9/12 और लकी जब टैक्स कैलकुलेशन जमा करानी है तभी ये भी जमा कराना है। इन दिस केस you will give notice by due date of filing return।
5. This section shall not apply to any income that is chargeable under other head of income. जो इनकम किसी और हेड में गिरती है उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा. कैपिटल गेन पे ये सेक्शन लगेगा, प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने पे सेक्शन लगेगा, पर्सनल ज्वेलरी पे ये सेक्शन लगेगा, नो. और फॉल्स अंडर फाइनल टैक्स. डिविडेंड पे ये सेक्शन लगेगा नहीं, उसके लिए अलग सेक्शन है. तो जो इनकम किसी और हेड में गिरती है या जो इनकम फाइनल इनकम है उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा. Okay. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको आप डे टू डे के खर्चे कहते हैं, जिसको आप डे टू डे के खर्चे कहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में डे टू डे एक्सपेंसेस अलाउड है, एक्सपेंस अलाउड है. कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी डेप्रिसिएशन अलाउड है. इनकी क्या अलाउड है? डेप्रिसिएशन. बिजनेस की सेल में से डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं, रिपेयर, सैलरी एटसेट्रा. बोले बोले बोले. बिजनेस की सेल में से डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं, रिपेयर, सैलरी एटसेट्रा. जी हो सकते हैं. बिजनेस की सेल में से फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस हो सकती है. यही इंट्रो में करते थे आप. बिजनेस की सेल में से अलाउ करते थे रिपेयर को, सैलरीज को, और बिजनेस की सेल में से माइनस करते थे फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन. याद है ये बात? ओके. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के डे टू डे के खर्चे, रिपेयर, सैलरीज वगैरह अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है. लेकिन अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा तो इसको कहते हैं कैपिटल नेचर का खर्चा. इट इज नॉट अलाउड. कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है. यानी अदर सोर्स का चैप्टर कंजूस है. अदर सोर्स का चैप्टर कहता है कि डे टू डे के खर्चे माइनस कर लो. एक बार याद रखिएगा, खर्चे माइनस करने पे लॉ मेकर को हमेशा एतराज होता है, क्योंकि खर्चे माइनस करने से प्रॉफिट कम होता है, टैक्स कम हो जाता है. तो जैसे ज्वेलरी में उसने कहा था खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं, लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं. तो बिजनेस के चैप्टर का खुला दिल है, खुला दिल. और अदर सोर्स का चैप्टर
कंजूस फ्लाई चूस। तो अदर सोर्स का चैप्टर थोड़ा कंजूस है। वो कहता है कि जी डे टू डे के खर्चे तो माइनस करो, लेकिन फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि फिक्स्ड एसेट को इग्नोर ही कर दो। इस चैप्टर में फिक्स्ड एसेट्स की माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन बोले नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन सिरे से माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि अदर सोर्स में भी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। वो सिर्फ कब है? इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यूएस अंडर सेक्शन 39(1)(f। जरा 39(1)(f खोलें, पेज 1 पे आए, सेक्शन 39 मिल गया। 39 का 1 चल रहा है। अगले सफे पे आए, पेज 2 का टॉप, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग टुगेदर विद। अगर आपने फैक्ट्री किराए पे दी हुई है तो फैक्ट्री की बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रही होगी। अगर आपने फैक्ट्री किराए पे दी हुई है तो फैक्ट्री का प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा होगा। उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। इसके अलावा ए से लेकर एल ए तक, यही है ना, पेज 1 से देख लें पेज 2 तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल ए से लेके पॉइंट एल ए तक जितने पॉइंट्स हैं उनमें किसी भी हेड में आप इनकम, इसमें कोई भी इनकम आप कमा रहे हो तो किसकी इजाजत नहीं है? डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिर्फ कब डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है? तो आप बता दें बिजनेस का चैप्टर क्यों खुला दिल का है? डे टू डे के खर्चे भी माइनस करने देगा और डेप्रिसिएशन भी माइनस करने देगा। अदर सोर्स का चैप्टर क्या कहता है? डे टू डे के खर्चे और बाकी खर्चे माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर ने थोड़ा सा दिल खोला, थोड़ा सा दिल खोला इसने, और थोड़ा सा दिल खोल के कहा कोई मसला नहीं, खैर है, मैं अगर पॉइंट एफ वाली इनकम आप कमा रहे हैं तो क्या करें? इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 139(1)(f यू कैन रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। फिर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, फिर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। अगला सफा खाली है, अगला सफा खाली है सारा, वहां खुला खुला करके नोट करें। अगला सफा खाली है, पेज नंबर 5 इज खाली।
आगे आ जाए, उधर दरम्यान में तो नहीं आ रहे आप। ओके पढ़े जी। इन कंप्यूटिंग द इनकम, अच्छा बिजनेस वाली बातें तो यहां नहीं मिलेंगी ना, तो दोस्तों को चैप्टर हम पढ़े हैं। इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम आ डिडक्शन, इधर से तो नहीं, हाँ अदर सोर्स ठीक है। आ डिडक्शन shall be allowed for any expense paid by the person if the expenditure is paid in deriving income. However, however, no deduction will be allowed for an expenditure of कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर को अंडरलाइन करके लिखें, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। बल्कि इसको और बेहतर आप करें, हाउएवर नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड। डिडक्शन तो लिखा हुआ है ना, साथ समझने के लिए क्या लिख लें? डेप्रिसिएशन। However, no depreciation deduction will be allowed for an expenditure of capital nature. अच्छा जी, अब इधर देखेंगे आप लोग, in computing the income under the income from other source, a deduction will be allowed for any expenditure incurred in deriving income. तो a deduction shall be allowed को कर दें रेवेन्यू नेचर वाली। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर इनकम डिडक्शन शेल बी अलाउड। डिडक्शन शेल बी अलाउड को अंडरलाइन करें, पहली लाइन में दोबारा आ जाए, डिडक्शन शेल बी अलाउड को अंडरलाइन करें। फिर ये कौन सी वाली है? रेवेन्यू नेचर। लिखें रेवेन्यू नेचर, डिडक्शन शेल बी अलाउड। इससे कौन सी मुराद है? रेवेन्यू नेचर वाली। However, no depreciation deduction will be allowed of a capital nature. अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर इफ इट इज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन, ये क्या लिखा हुआ है? वैसे ही बता रहे हैं आपको, कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा होता है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। पॉइंट 2 अभी छोड़ दें। अच्छा ये 40 के 1 में हमने पढ़ा है, ये भी 40 के 1 में लिखा हुआ है, और ये भी 40 के 1 में लिखा हुआ है। ओके, ये बात कहां लिखी हुई है ये जरा देखते हैं। पॉइंट 3 में आए, 40 के 3 में, अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, ये कहां पढ़ा था कल? क्लॉज F of subsection of section shall be allowed a deduction for, थोड़ा सा दिल खुला किया, shall be allowed a deduction for depreciation of any plant, machinery or building, and an initial allowance for any plant and machinery. Initial allowance को अंडरलाइन करके लिखें, another name of depreciation, another name of depreciation.
अब इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन में फर्क क्या है, इसको छोड़ने पर ये तो बिजनेस के चैप्टर में पता चलेगा आपको। ठीक है, ओवर। पॉइंट 2 कल पढ़ेंगे।